नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने बोर मैग्नेट्रॉन पढ़ा था, किस प्रकार से बोर मैग्नेट्रॉन का मान ज्ञात किया जा सकता है। खास करके ध्यान रखना है, एक बोर मैग्नेट्रॉन का मान जो होता है वो 6 से बड़ा होता है। देखिए एक बोर मैग्नेट्रॉन देखा जाता है ये 4.45 ये 4.45 बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है। खास करके ध्यान रखना है ये 4.45 ये बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, एच होता है प्लांक स्थिरांक और सी होता है आवर्त होता है द्रव्यमान होता है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार का वेग होता है, आप लोग जानते हो। ये बोर मैग्नेट्रॉन का मान है, ध्यान रखना है। एक बोर मैग्नेट्रॉन का मान है, यहाँ पर आपको लिखा है एक बोर मैग्नेट्रॉन का मान है। आज प्रकार है ध्यान रखना। नेक्स्ट है संक्रमण धातुओं में रंग, यानी संक्रमण धातुएं जो होती है वो कलर कैसे शो करती है। ये आपको पहले बता चुके हैं। संक्रमण धातुएं जो होती है वो रंग बताती है, यानी कि कलर्स बताती है। कलर्स कैसे बताएगी, देखिए ये कलरफुल होंगे या नहीं होंगे, इस प्रकार से ये शो करती है। जैसे D1 वाला विन्यास है, D1 और D9 वाला विन्यास आपको ध्यान रखना है। ये नीला रंग शो करता है, ब्लू कलर का शो करेगा, ध्यान रखना है ये ब्लू कलर देता है। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर वो होंगे, क्या होंगे, वो कलर वाले कंपाउंड होंगे। खास करके ध्यान रखना है, कलर वाले कंपाउंड होते हैं, यानी कि रंगीन कंपाउंड होंगे, वो खास करके ध्यान रखना है। जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पर कलर्ड वाले कंपाउंड होंगे। ये खास करके आपको ध्यान रखना है। ये किसके कारण होता है, ये आपको पहले बता चुके हैं। ये डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है। ध्यान रखना है किसके कारण होता है, डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है। डीडी ट्रांजिशन के कारण ही ऐसा होता है। खास करके ध्यान रखना, डी ऑर्बिटल से डी में ही इलेक्ट्रॉन चला जाता है। कहां से चला जाता है, T2G से कहां चला जाएगा, Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तब क्या होता है, वह दृश्य क्षेत्र में होता है, विजिबल रीजन में होता है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसका सप्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। सप्लीमेंट्री कलर, पूरक कलर जो आपको है वो दिखाई देता है, सप्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, ये लाइट एब्जॉर्ब करने के कारण ऐसा होता है। जैसे आपने लोगों ने देखा होगा मेहंदी, मेहंदी कौन सा रंग की होती है, मेहंदी हरे रंग की होती है, हरे रंग की होती है, लेकिन फिर आपके रचने के बाद कौन सा रंग की दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देती है। वैसे मैंने आपको उसमें एक एग्जाम्पल, एक तरीका बताया था किस प्रकार से आपको उनके कलर के बारे में ध्यान रख सकते हो आप। तो आपको बता देता हूँ, एक बार फिर वापस से रिपीट कर देता हूँ। खास करके ध्यान रखना, संक्रमण धातुओं का कलर ये जो होता है डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है। कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। खास करके ध्यान रखना है आपको। इनमें कैसे क्या होता है, जैसे वीडियोर है आपके सामने, ये लिखा आपको वीडियोर, ये जानते हो आप कलर ये होते हैं। ये बीज जो होगा ये ऐसे वायलेट येलो कलर का आपको दिखाई देगा, ब्लू होगा वो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। देखिए ग्रीन कलर की आपकी मेहंदी हरे रंग की होती है, हरे रंग की मेहंदी होती है, और रचने के बाद कौन सी दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देती है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए सामने ये कलर शो कर रहे हैं। इस प्रकार से इनके सप्लीमेंट्री कलर होते हैं, ये सप्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देते हैं। इस प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। 1 2 3 जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है D1 to D9 तक चलेंगे। ये ध्यान रखना, D1 to D9 तक इलेक्ट्रॉन चलेंगे। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं, आप डी ब्लॉक में ही, फिर आप एफ ब्लॉक में पढ़ोगे, कुछ ऐसे भी होते हैं डी ब्लॉक के ही, आपको बता देते हैं किस प्रकार से। देखिए एक और होता है CTS, बताया था आपको, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। इसके द्वारा जो बनेंगे वो गहरे रंग के होंगे, डार्क कलर के होंगे, गहरे रंग के होते हैं। देखिए इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ध्यान रखना, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फिर भी ये गहरे रंग के होंगे। जैसे NO4 माइनस, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे Cr2O7 माइनस, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद भी ये गहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपको लिखना है। आवेश स्थानांतरण कारण होता है। इसके लिए क्षणिक बल पर क्या होता है, धातु पर आवेश उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण ये क्या है, रंगीन दिखाई देते हैं। ये कौन से रंग का दिखाई देता है, आपको ध्यान है, ये बैंगनी रंग का होता है। और ये कौन से रंग का दिखाई देता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का दिखाई देता है। इस प्रकार से देखिए डीडी ट्रांजिशन होने के कारण एक रीजन तो ये होता है, आप लोगों को पहले बता चुके हैं। दूसरा कारण ये होता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहा जाता है, इसे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहा जाता है, जिसके कारण ये होते हैं जो डार्क रंग के दिखाई देंगे, गहरे रंग के दिखाई देते हैं। जैसे ये गहरा रंग का बैंगनी रंग का आपको कैमनाफोर दिखाई देता है, पोटेशियम परमैंगनेट दिखाई देता है। ये संकुलों के रंग के बारे में बताया आपको, किस प्रकार से संकुल रंग देंगे। ये डीडी ट्रांजिशन के कारण होते हैं। डीडी ट्रांजिशन के कारण कैसे होगा, T2G से Eg कक्षक में, ये डीडी दोनों डी ऑर्बिटल की है, डी से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हो रहा है, इसलिए इस प्रकार से
काम होता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये संकुल यौगिक बनाते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है NaCl4 बनता है, ये संकुल यौगिक बना है। FeCl6 के फॉर FeCl6 आपके सामने लिख देता हूं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहा जाता है इसे, ठीक है, फॉर FeCl6 लिखा है, ये देखिए ये सब संकुल यौगिक है। आप किसी भी प्रकार का एग्जांपल आपको लेकर के आप इसमें बता सकते हैं संकुल यौगिक का बनना। दूसरा होता है इसका उत्प्रेरकी गुण होता है, उत्प्रेरक की प्रॉपर्टीज होती है, देखिए उत्प्रेरक की प्रॉपर्टीज के रूप में काम में लिया जाता है। कैटालाइटिक होते हैं, ये नेचर में कैसे दिखे, कैटालाइटिक काम करते हैं, कैटालाइटिक एक्टिविटी इनमें ज्यादा होती है। कैसे होती है कैटालाइटिक एक्टिविटी, जिसका बारीक पाउडर फॉर्म में इसको काम में लिया जाता है। जो अधिकतर धातुएं जो होती है डी ब्लॉक की हुई होती है, वो डी ब्लॉक की धातु अधिकतर उत्प्रेरकी काम में लिया जाता है। जैसे हेबर विधि में अमोनिया निर्माण में Fe और Fe काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा आप देख लेंगे कॉन्टैक्ट मेथड में जो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है उसमें SO3 जो बनता है उसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड काम में लिया जाता है। जिगलर नट्टा टाइटेनियम क्लोराइड एथिलीन ट्राई एथिलीन एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो होता है TiCl4 उसे जिगलर नट्टा पॉलीथीन निर्माण में काम में लिया जाता है। इस प्रकार से उत्प्रेरक की सक्रियता दर्शाने वाले हैं। आपके सामने इनके कुछ उदाहरण बोले हैं, मैंने आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंतराकाशीय यौगिक, इनके अंतराकाशीय यौगिक का भी निर्माण होता है। अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है। देखिए वो कौन से होते हैं, अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं, इनकी क्लोज पैक संरचना होती है। डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है उनकी जो संरचना होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, क्लोज पैक संरचना होती है। कौन सी होती है, इनकी क्लोज पैक संरचना होती है, बिल्कुल पैक्ड संरचना होती है, क्लोज पैक्ड संरचना होती है। इनकी क्लोज पैक्ड संरचना होने के कारण क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं, इनकी में थोड़ी सी जगह बच जाती है। जैसे इस प्रकार से ये बना लिया है आपके साथ, देखिए ये क्लोज पैक्ड संरचनाएं हैं, इस प्रकार से ये क्लोज पैक्ड संरचनाएं बना ली है आपके। तो इसमें देखिए बीच बीच में से कई कई छोटे छोटे स्थान बच जाते हैं। यहाँ देखिए ये जो स्थान बचे हुए हैं, यहाँ पर क्या है, अधातुएं आ जाती है, क्या आ जाती है, अधातुएं नॉन मेटल्स आ जाते हैं। यहाँ पर नॉन मेटल्स कौन कौन से आ जाते हैं तो बता देते हैं आपको। नॉन मेटल्स जैसे कार्बन आ सकता है, बोरॉन आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है। इस प्रकार से नॉन मेटल्स कहाँ आ जाते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी संकुलित संरचना होती है, पैक स्ट्रक्चर होता है इनका, क्लोज पैक्ड लिपिड संकुलित संरचना में होते हैं। तो इनमें क्या होता है, बीच बीच में ये छोटे एटम आ जाते हैं, जिनके कारण ये अंतराकाश यौगिक कहलाते हैं। इंटरस्टिशियल स्पीसीज कहा जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है इनको, अंतराकाशीय यौगिक कहा जाता है। अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, ध्यान रखना। डी ब्लॉक की संरचना जो होती है वो क्या होती है, क्लोज पैक संरचना होती है। क्लोज पैक संरचना होने के कारण क्या होता है, बीच बीच में इनमें छोटे जो होते हैं परमाणु आ जाते हैं। छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन आ सकता है, बोरॉन आ सकता है, कार्बन आ सकता है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे परमाणु इनके बीच में उपस्थित हो जाते हैं। और नाइट्रोजन भी हो सकता है, ज्यादा है तो नाइट्रोजन भी आप लिख सकते हो। आपको एक दो एग्जाम्पल लिखने हैं, ज्यादा लिखने की आवश्यकता है नहीं। ये अधातुएं बीच बीच में आकर के यहाँ पर स्थापित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी इनमें एक विशेष प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिनके कारण इन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है। इसकी देखिए विशेष प्रॉपर्टीज होती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं इनके, खास करके आपको ध्यान रखना है। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं हाई होते हैं, और ये इनके गलना कथना कह सकते हैं हाई होते हैं, और ये कठोर होते हैं। ध्यान रखना, कुछ बोरॉइड जो होते हैं वो अधिक मात्रा में कठोर होते हैं, और ये अंतराकाशीय जो यौगिक होते हैं, इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड होते हैं, वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, यानी कि केमिकली इनएक्टिव होते हैं। ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक नहीं होते हैं। और इनमें न तो आयनिक गुण होता है, न ही सहसंयोजक गुण होता है। न तो आयनिक गुण होगा, न तो आयनिक गुण होगा, और न ही सहसंयोजक। ध्यान रखना, न तो आयनिक न सहसंयोजक, ध्यान रखना, दोनों गुण इसमें नहीं होते हैं। खास करके ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, अंतराकाशीय यौगिक होते हैं। और छोटे आधातु परमाणु में उपस्थित होने के कारण इनकी आघात वर्धनीय और तन्यता, जो इनकी डक्टाइल और जो आघात वर्धनीय और तन्यता जो का गुण जो होता है, कंकर के धागे की नुमा संरचना बनाने हैं उसमें ये इनकी प्रॉपर्टीज का मान कम हो जाता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे वेनेडियम हाइड्राइड, इस प्रकार से मैंने आपके सामने लिख रहा हूँ, निकल हाइड्राइड। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। वेनेडियम हाइड्राइड, निकल हाइड्राइड, ये इस प्रकार से एग्जाम्पल है। टाइटेनियम हाइड्राइड भी है आपके, टाइटेनियम कार्बाइड भी है, मैग्नीज नाइट्राइड भी है, ये मैग्नीज नाइट्राइड का लिखा है आपके साथ। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखना है। खास करके ये टाइटेनियम कार्बाइड भी इस प्रकार का एग्जाम्पल होता है, खास करके आपको इसको ध्यान रखना है। टाइटेनियम कार्बाइड लिख दिया है यहाँ पर मैंने, देख लीजिए आप।
टाइटेनियम कार्बाइड लिखा है, टाइटेनियम कार्बाइड का इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये 3-4 एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा है, आप किसी के भी साथ हाइड्रोजन ऐड करके आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो। ये है अंतरकाशीय यौगिक, खास करके ध्यान रखना इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये किस प्रकार से कंपाउंड होते हैं, किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। एक और एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, Cu+ जो होता है वो जलीय विलयन में अस्थायी होता है, खास करके ध्यान रखना। Cu+ जो होता है वो जलीय विलयन में अस्थायी होता है, जबकि आप देखते हैं कि इसके पास क्या होता है, डी पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता देता हूं, देखिए कैसे क्या होता है। Cu+, देखिए Cu+ के पास क्या होगा, 3d10 होगा, 4s1 होगा, और 4s1 देने के बाद इसके पास क्या बचता है, 3d10 बचता है। ये स्थायी होना चाहिए, जबकि ये स्थायी नहीं होता है, जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आप मीडियम लोगे, एक्वेटिक मीडियम लोगे, उसमें ये आपके स्थायी नहीं होता है, जबकि Cu2+ जो होता है वो Cu2+ जो होता है वो D9 स्ट्रक्चर में चला जाता है, उसके बावजूद भी ये क्या होता है, स्थायी होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए आप इसका कारण जो लिखोगे, इसका कारण ये होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है, हाइड्रेशन एनर्जी खास करके लिखना आपको, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो अधिक होती है, हाइड्रेशन एनर्जी का मान अधिक हो जाता है, खास करके आपको लिखना है हाइड्रेशन एनर्जी का मान अधिक हो जाता है, इसका मान अधिक हो जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी का मान अधिक होने की वजह से क्या हो जाता है, Cu2+ जो होता है वो जलीय विलयन में स्थायी होता है, जबकि Cu+ विलयन जो होता है वो अस्थायी होता है, ये स्थायी नहीं होता है जलीय विलयन में, यानी कि ये अस्थायी होता है। और ये क्या होता है, स्थायी होता है, इसमें जलीय विलयन में ये स्थायी हो जाता है। इसके लिए आप एक रिएक्शन भी दे सकते हो, इसके असमानुपातिक रिएक्शन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको असमानुपातिक रिएक्शन कहा जाता है। इस प्रकार से आप बना करके बता सकते हो। यहाँ पर देखिए +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ +2 और 0 में चला गया है, इसे असमानुपातिक रिएक्शन कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन असमानुपातिक रिएक्शन है। ये खास इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सिंपल है, थोड़ा सा याद रखना है। हाइड्रोजन एनर्जी का मान जो रहता है वो अधिक हो जाता है, खास करके ये आपको कंडीशन इसमें डेवलप करनी है। हाइड्रोजन एनर्जी जो होती है, जल वियोजन एंथैल्पी का मान अधिक हो जाता है, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। जिसके कारण क्या होता है, उच्च ऋणात्मक होने के कारण भी ये द्वितीय आयनन एंथैल्पी को संतुलित कर देता है। ये द्वितीय आयनन एंथैल्पी जो होती है इसकी, उसको संतुलित कर देता है, खास करके आपको याद रखना है। ये यहाँ तक के टॉपिक आपके फिनिश हुए। अब नेक्स्ट आपको इसी पे टॉपिक में चलते हैं। आपके कुछ संक्रमण तत्व होते हैं, उनके क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था उनकी कुछ रिएक्शंस है, मतलब एसिडिक मीडियम में क्या होंगे और बेसिक मीडियम में कैसे क्या रिएक्शन होगी, उनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनको आपको बता देता हूँ। देखिए वो सिंपल है, बिल्कुल आपको एक तरीका बता देता हूँ, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एसिडिक मीडियम में कैसे काम करेगा, बेसिक मीडियम में कैसे काम करेगा, कैसे क्या आपको इनकी वैल्यू रखनी है और कैसे समीकरण को 1 मिनट में आपको संतुलित कर देनी है। 1 मिनट में आपको संतुलित करनी है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 1 नंबर के लिए पूछा जाए, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो आता है नहीं, इसे संतुलित करना होता है। 11 में आप लोगों ने अभिक्रियाओं को संतुलित करी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एसिडिक मीडियम और मीडियम देकर के आपको बता दिया जाता है किस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, किस मीडियम में संतुलित करिए। देखिए आपको आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल लेकर के मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको इनको करना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल लिया मैंने, MnO4 माइनस प्लस Fe और Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, और यहाँ मैंने आपको लिया है MnO4 माइनस से जा रहा है, Mn किसमें जाएगा, Mn2 प्लस में। ध्यान रखना यहाँ पर Mn2 प्लस में गया है, यानी कि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, खास करके आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर Mn2 प्लस आपको दिखाई देता है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है। नहीं तो कभी कभार वो एसिडिक मीडियम लिख करके भी आपको काम दे सकता है कि एसिडिक मीडियम में है, नहीं है तो फिर भी वहाँ H+ भी लिख करके आपको बता सकता है कि अभिक्रिया एसिडिक मीडियम में है, किसमें है, तो बताइए क्या करना है। इसमें सबसे पहले आपको ये सिंपल तरीका है, ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए इनके ऑक्सीकरण अंक में कितनी कमी है, कितनी वृद्धि है, देख लीजिए। इनके ऑक्सीकरण अंक में 1 अंक का कमी और ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन कम और ज्यादा है इन दोनों के पास, देख लीजिए यहाँ पर। और फिर इसको उठाइए, दूसरे वाले को, एक को उठाने के बाद दूसरे को उठाइए, दूसरे में देख लीजिए किस प्रकार से है। यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक निकालिए कितना आता है, देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक मैं डायरेक्ट निकाल करके बता देता हूँ, 7 आता है। देखिए मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 7 आता है, ऑक्सीकरण अंक आप लोगों को निकालना आना चाहिए।
और यहाँ पर देखिए यहाँ ऑक्सीजन अणु दो है, कितने का अंतर है आपको अंतर दिखाई दे रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर अंतर जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ पर 7 है, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए रिएक्शन में आप लोगों के सामने लिख देता हूँ किस प्रकार से है। ये आप रिएक्शन हो गई 5Fe2 प्लस और फिर 5Fe3 प्लस Mn2 प्लस Mn2 प्लस Mn2। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई। अब इसके इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इनके साथ मल्टीप्लाई आपको कर देना है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को एक से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब तो कोई निकलेगा नहीं, यही का यही आएगा MnF4 और Mn2 प्लस ही आएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को देख लेना। देखिए कितने ऑक्सीजन है, जितने ऑक्सीजन है उधर आपको नहीं जोड़ने हैं, उधर दूसरी साइड पे आपको क्या करना है, जल के अणु ऐड कर देने हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। ये देख लीजिए 4 जल के अणु ऐड कर दिए हैं मैंने आपके उधर, देख लीजिए कितने उधर 4 जल के अणु हुए हैं। इनको देखिए मल्टीप्लाई देख लीजिए। अब क्या हुआ, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, यानी कि H प्लस आपको लेकर के आना है, तो इधर जिधर कम है उधर H प्लस जोड़ दीजिए। कितने हुए, वो 8H प्लस हुए, देख लीजिए यहाँ पर 8H प्लस हो जाएंगे, 4 और 2 8 मल्टीप्लाई करोगे 8H प्लस हो गई। ये आपकी अभिक्रिया संतुलित हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल सी रिएक्शन है, ये इस प्रकार से संतुलित हो जाती है। आपको क्या करना है, एसिडिक मीडियम में जब भी कभी भी आएगा तो देख लीजिए आप एसिडिक मीडियम में जब भी कभी करोगे तो 5 से दूसरे में मल्टीप्लाई करोगे। ज्यादातर देखना आप, मैंने तो अधिकांश देखा उसमें 5 से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और भी आप एग्जाम्पल देखते रहना, ध्यान रखना और सावधानीपूर्वक इस प्रकार से करना ताकि हो जाए। आपको 5 ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एसिडिक मीडियम में यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो इस प्रकार से 5 के साथ ही कंप्लीट होगा। जो देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बता देते हैं आपको। एक एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे लिख दीजिए, आपके लिए 1-2 सेकंड का वक्त मैं वैसे देता हूँ। आप देखिए ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है। ये इस प्रकार से एक अभिक्रिया देख करके आपको लिखा जा सकता है कि इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। 1 नंबर 2 नंबर के अंतर्गत आती है, इससे बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। अभिक्रिया को पूरी कंप्लीट संतुलित तो नहीं करनी है, आपको एक मेथड में आपको अभिक्रिया संतुलित करनी है। यस, दूसरा एग्जांपल इसी का लेकर के बता देता हूं। ज्यादातर एसिडिक मीडियम में आने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है H2 और इस प्रकार से जोड़ने के बारे में आपको पता चलता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने। MnO4 लिया है मैंने और SO3 लिया है, और SO3 से SO4 बन रहा है और प्लस Mn2 प्लस है। ये Mn2 प्लस ही लिया जाएगा, इधर अधिकतर ये देखना है आपको, Mn2 प्लस ही लिया जाएगा। आपको ये खास करके आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ पर 2 माइनस है। अब देख लीजिए अभिक्रिया संतुलित करनी है, किस प्रकार से संतुलित होगी देख लीजिए। अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका कैसे क्या रहेगा, यहाँ से देखिए मैग्नीज को उठा करके देखिए, मैग्नीज से मैग्नीज तक के लिए चलिए, मैग्नीज से मैग्नीज तक के लिए चलेंगे। यहाँ पर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण का आप लोग निकालोगे, ध्यान रखना 7 आएंगे, वहां पर 2 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 5 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस दिख रहा है, ये देखिए इसको थोड़ा सा निकाल करके आप लोगों को बता देता हूँ कि थोड़ा x एक में निकाल करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा ऐसे निकालते हैं। x मान लिया सल्फर को, और ये 2 होते हैं माइनस के और 3 है इसके, और माइनस के 2 बराबर का आगे रखने हैं आपको, तो x माइनस 6 हो गए हैं, यहाँ पर माइनस 2 रखा आपने, तो x बराबर ये हो गया आपके पास 4, यानी कि इसका ऑक्सीजन अणु 4 है। और इसका डायरेक्ट निकाल करके आप लोगों को बता देता है, ये इसलिए निकाला है कि ऊपर -4 है और आपको निकाल करके बता देंगे। ये जो सिंपल है इसलिए आप लोग वैसे निकालोगे, 2 - 4 होते कैसे रखेंगे, 2 - 4 आगे रख देंगे। और ये कितना होगा, 4 में 8 8 में 2 6 बचे, यानी 6 नंबर इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ वापस किस प्रकार से कैसे क्या होगा। यहाँ देखिए 4 और 6 और 4 में डिफरेंस देखिए, वहाँ Fe में एक ही का इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ आप लिख दोगे 2 का डिफरेंस है। अब क्या रखना है, ये 2 को तो इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, और इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो जाएगी और आप लोग लिख सकते हो किस प्रकार से कितना है। अभी मैंने आपको कहा था 5 ज्यादा आने की संभावना होती है, बिल्कुल 5 आने की संभावना इस कारण से रहेगी क्योंकि वहाँ Mn2 प्लस होगा, तो 5 आने की संभावना प्रबल रूप से रहती है। आप देखना है आपको खास रूप से इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। अब इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हो, कैसे बैलेंस करेंगे देख लीजिए आप। यहाँ MnO4 लिखा आपने, MnO4 लिख दिया माइनस प्लस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 SO3 माइनस लिख दिया, और देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 SO4 2 माइनस लिख दिया।
प्लस Mn2 प्लस Mn2 प्लस रहने दिया, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए कितने हो गए, ये 5 से 15 हो गए, यहाँ ये हो गए 20 हो गए, 15 8 23। देखिए यहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देख लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे Mn को किससे, जिसके जो इलेक्ट्रॉन निकले, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, देख लीजिए जिसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो अपोजिट से डायरेक्शन से गुणा कर लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया अपन ने दोनों को, दो से। अब ये कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए, ये कितने हो गए, 15 हो गए, 18 और 8 और 15 23 हो गए, यहाँ 20 हो गए। 3 ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि इधर लगा दिया 3 ये इसको फिल करके फटाक से इधर लगा दिए 3 अब देख लीजिए उधर 3 लगा दिए, यहाँ पर देख लीजिए बराबर हो गए, यहाँ 30 हो गए हैं और यहाँ 3 ऑक्सीजन 23 हो गए, इधर देख लीजिए 8 हो गए हैं और ये 15 हो गए ऑक्सीजन, यानी कि 23 हो गए हैं, यहाँ पर 23 ऑक्सीजन मतलब 23 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं, इधर लगा लीजिए 6H प्लस, ये आपकी अभिक्रिया संतुलित। इस प्रकार से आपको अभिक्रिया करनी है और प्रैक्टिस आप लोग करते रहना, मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर के बता दिया है, इसको खास करके ध्यान रखना है। तो नाइट्रेट वाला आ सकता है, NO2 यहाँ लिखा हुआ होगा, ध्यान रखना, NO2 यहाँ लिखा हुआ होगा और NO3 इधर लिखा हुआ होगा, खास करके ध्यान रखना है। इस तरीके से भी एग्जाम्पल आ सकता है, NO2 और NO3 का लिखा हुआ भी आ सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। खास करके इसमें भी देख लीजिए ये माइनस और ये माइनस, ये हो गए 6 और एक गया 5, ये 5 बचे, ये 2 और 4 एक गया 3 बचे, यहाँ 3 आ जाएगा, ध्यान रखना 3 और 5 यहाँ 2 बचे, तो यहाँ पर भी यानी कि सेम ये रिएक्शन होगी, सिर्फ ये देख लीजिए यहाँ पर सेम रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन के मामले में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, ऑक्सीजन के मामले में कम ज्यादा कर देना, उसे सेट करके आप लोग देख लेना। और इस प्रकार से आपके सामने में मैंने एक रिएक्शन लिखी है, उसे देख लीजिए आप, ये एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में खास करके आपको ध्यान रखना है कि 5 इलेक्ट्रॉनों का एक्स्ट्रा डोज आपको बढ़ना है, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा डोज आपको साथ में लेकर के चल रहा है, खास करके ध्यान रखना। अब दूसरे देख लीजिए MnO4 से क्या होता है, MnO2 बनता है, MnO4 से MnO2 बनता है, वो उदासीन मीडियम में बनेगा, खास करके ध्यान रखना। MnO4 से MnO2 जो बनता है उदासीन मीडियम में बनेगा। देखिए KMnO4 जो होता है, KMnO4 जो होता है ये ऐसा ऑक्सीकारक अभिधर्मक है, ध्यान रखना, खास करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। KMnO4 क्या होता है, KMnO4 एक ऐसा ऑक्सीकारक है जो उदासीन, न्यूट्रल और अम्लीय और क्षारीय तीनों माध्यम में काम करता है, ध्यान रखना। KMnO4 एक ऐसा है जो उदासीन, अम्लीय और क्षारीय तीनों मीडियम में काम करता है, खास करके ध्यान रखना। KMnO4 K2Cr2O7 का भी आप उसमें एग्जांपल ले सकते हो, वैसे इसमें वो अभी आपने रिएक्शन जो बैलेंस करी है उसमें आप उदाहरण लेकर के आप देख सकते हो, उसमें भी आपके काम कर सकता है। जैसे K2Cr2O7 का एग्जांपल लेकर के मैं बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, Fe का एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ, ये है Fe 3+, देखिए ये ऑक्सीकारक में काम करते हैं, ध्यान रखना, इसका ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकारक है, ध्यान रखना, ये भी ऑक्सीकारक है, ये भी साला एक और ऑक्सीकारक है, खास करके ध्यान रखना। Cr2+ इधर लिखा आपने, ये इस प्रकार से जाएंगे, ध्यान रखना, वो Mn2+ में जा रहा है। इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आता है, इसका ऑक्सीकरण अंक 6 आता है। जैसे कैसे निकालेंगे देख लीजिए एक बार, 2x प्लस माइनस के 2 होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बराबर -2, और इधर हो गया ये 14 माइनस के 2x बराबर -2 और 2x बराबर इधर गया प्लस के 14 - 2 यानी कि 12/2 यानी कि 6, यहाँ लिख दिया, अगर देख लीजिए आपके सामने 6। अब 6 यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक है, वहाँ 3 है, इसलिए देख लीजिए यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो कितने हो गए, ये 2 और 3 6 हो गए, यानी कि ये होगी 6 और 12 हो गए, यानी कि 6 Fe यहाँ आएंगे, ये 6 Fe यहाँ आएंगे, ध्यान रखना, खास करके इसमें कितने आएंगे, 6 Fe आएंगे, खास करके इसको ध्यान रखना। इस प्रकार से ऑक्सीकरण अंक निकाला है, या आपके बैलेंस हो गए, ध्यान रखना रिएक्शन। अब ये आपकी मैंने K2Cr2O7 का एग्जांपल लिया, ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम में। अब देखिए यहाँ ये बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन देख लीजिए कितना है, यहाँ ऑक्सीजन लगा दीजिए, जितने ऑक्सीजन हो उसमें लगा दीजिए। अब H देख लीजिए कितने हैं, 14 है, यहाँ लगा दीजिए 14H प्लस, देख लीजिए अभिक्रिया संतुलित, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन और इनके एटम्स देख लीजिए सब बराबर है। यहाँ देख लीजिए 2 Cr है, यहाँ 2 Cr हो गए, ये देख लीजिए 2 Cr, और यहाँ 6 Fe हो गए, यहाँ 6 Fe हो गए। और यहाँ देखिए इसका ऑक्सीकरण अंक 6 निकाला था, कैसे निकाला, देखिए इसका ऑक्सीकरण अंक 6 आता है, उसका ऑक्सीकरण अंक 3 आया, कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 3 का डिफरेंस दिख रहा है, 1 के लिए 3 का डिफरेंस है, तो 2 के लिए कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 6 का डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ 6 लिखे हैं। ये खास करके आपको ध्यान रखना है, एक Cr के लिए 3 का डिफरेंस है, तो 2 Cr के लिए कितना हो जाएगा, 6 का डिफरेंस हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KMnO4 एक ऐसा ऑक्सीकारक अभिकर्मक है जो उदासीन, अम्लीय और क्षारीय तीनों माध्यम में काम करता है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे आपको खास करके ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर ये इनकी अभिक्रिया संतुलित होती है, बराबर होती है। ये आपको थोड़े से एक दो एग्जाम्पल लेकर के समझना है, इन्हें आपको एक दो एग्जाम्पल लेकर के और प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों के सामने हो जाए। और देखिए फिर क्या होता है उदासीन माध्यम में, जो होता है उदासीन माध्यम में आपको कैसे देखने को मिलेगा। देखिए उदासीन माध्यम में आपको ये इस प्रकार से MnO2 भी देखने को मिल सकता है, अम्लीय माध्यम भी कह सकता है, उदासीन माध्यम भी कह सकता है। तो आपको क्या करना है, इनमें ऑक्सीकरण निकाल करके देख लेना है। जैसे यहाँ पर 7 ऑक्सीकरण है, यहाँ पर इसका 4 ऑक्सीकरण है। ध्यान रखना 3 इलेक्ट्रॉन से आगे वाले को मल्टीप्लाई करना है, ये खास करके आपको ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रॉन जरूर निकाल करके देख लेना आप लोग, ताकि उससे ठीक रहेगा, आसानी से ये हो जाएगा। एक के इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरे के साथ, दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसके आगे अगले वाले के साथ क्रिया आगे रख करके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक के रूप में रख करके आप उसे देख करके उसे बैलेंस कर सकते हो। ये इस प्रकार से अभिक्रियाएं संतुलित होती है। देखिए इसमें आपको स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है कि इनके स्ट्रक्चर बनाइए और इनके स्ट्रक्चर में क्या प्रॉपर्टीज होगी, कैसे ये दिखाई देंगे, इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। खास करके ध्यान रखना है, एक तो होता है मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन का फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा होता है, देखिए 2 - चार्ज होता है मैग्नेट आयन, और पर मैग्नेट आयन का फॉर्मूला जो होता है वो 1 - चार्ज वाला होता है। ध्यान रखना इसे मैग्नेट आयन कहा जाता है। मैग्नेट आयन है और ये पर मैग्नेट आयन है। खास करके ध्यान रखना है मैग्नेट और पर मैग्नेट आयन है। खास करके ये ध्यान रखना अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। खास करके ध्यान रखना इसके पास एक अयस्क इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। ध्यान रखना ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। खास करके ध्यान रखना ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है, डायमैग्नेटिक प्रकृति का होता है। और इसमें आप देख लीजिए इसके स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका ऑक्सीकरण कितना है, इसका ऑक्सीकरण 6 है। कितना है इसका ऑक्सीकरण 6 है, और इसका ऑक्सीकरण कितना है 7 है। देखिए बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, मैग्नेट वाले को तो पर मैग्नेट बना देते हैं और पर मैग्नेट वाले को मैग्नेट बना देते हैं। देखिए आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी, मैं आपको एक सीधा सा सरल तरीका से बता देता हूँ। देखिए जैसे H2O लिखा जाता है, इसे हाइड्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हाइड्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। आपको ध्यान है ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, यहाँ पर -2 चार्ज होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए एक आपको पेरोक्साइड लिखा जाता है। ध्यान रखना आप पेरोक्साइड लिखते हो, पेरोक्साइड में कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 1 - चार्ज होता है। यानी कि कैसे होता है, इस प्रकार से होता है ना, ये पेरोक्साइड होता है। देखिए पेरोक्साइड में 1 - चार्ज आया है, यानी ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीकरण 1 - होता है। ठीक इसी प्रकार से जहाँ पर शब्द आ जाता है वहाँ आपको विशेष करके ध्यान रखना है, वहाँ पर 1 - चार्ज आपको लगा देना है। ये आपको शायद आप मिस्टेक नहीं होगी, आप लोगों से ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ये एक तरीका है, मैंने काम में ले लिया है आपको समझाने के लिए। प्रतिचुंबकीय होता है, ये अनुचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय इस प्रकार से होगा, अनुचुंबकीय इस प्रकार से होता है। ये मैग्नेट आयन है और ये पर मैग्नेट आयन है। इसका ऑक्सीकरण देखिए 6 है और इसका ऑक्सीकरण 7 है। इन्हीं के आधार पर इनकी संरचनाएं बनती है। तो देखिए आप संरचना कैसे बनेगी यहाँ बना करके बता देता हूँ मैं। Mn ये इसकी संरचना होती है। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण से क्या किया, ऑक्सीकरण से मैंने खेल लिया है, इनके बॉन्ड को बता दिया है। जैसे 2 2 4 और 5 और 6, ये देखिए आपके 6 बॉन्ड आ गए, यानी 6 ऑक्सीकरण के आधार पर इसके मैंने 6 बॉन्ड बना दिए हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर याद, ये आपका संरचना याद। देख लीजिए किस प्रकार का संकरण है, इसमें sp3 प्रकार का संकरण है। और इसमें आपको बता दिया था एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय प्रकृति का है। वो दूसरा देखिए MnO4- की संरचना देखिए, यहाँ पर देखिए ये MnO4-, ये आपके सामने MnO4- बनाया है, यानी कि पर मैग्नेट आयन। ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। खास करके ध्यान रखना है प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसे दिखाई देता है, ये कैसे दिखाई देता है, इन दोनों में कौन सा संतरण होगा, इन दोनों में ध्यान रखना संतरण होगा sp3 प्रकार का, sp3 प्रकार का संतरण पाया जाता है। ये संरचनाएं भी पूछी जा सकती है। पर मैग्नेट आयन की संरचना इस प्रकार से वो लैंग्वेज में लिख करके दे सकता है। तो पर मैग्नेट आयन ये है, ध्यान रखना, जिसमें ऑक्सीकरण 7 आएगा। और मैग्नेट आयन ये है, ध्यान रखना, इसमें पर नहीं लगा। ये देखिए 2 - चार्ज आएगा, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। इस प्रकार से होता है। संरचना देख लीजिए, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है, एक तो ऑक्सीकरण से फर्क है और एक डबल बॉन्ड से फर्क है। दूसरा क्या है, इसमें अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है और दूसरा उसकी प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इसके कारण से इस प्रकार से वैल्यू होती है इनकी, खास करके ध्यान रखना। दूसरा एक और स्ट्रक्चर बना देता हूं जो पूछा जाता है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना दीजिए। क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना दीजिए। देखिए चलिए आप लोगों को क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना भी बता देते हैं किस प्रकार से होता है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना दीजिए। यहाँ पर मैग्नेट और
परमैंगनेट की संरचना दी थी। अब आप लोगों को बता देते हैं क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना दीजिए। देखिए क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचना जो होती है उसमें भी आपको ध्यान रखना है, संकरण ये सब में आपको एक ही ध्यान रखना है, जो संकरण जो होता है वो कौन सा होता है, संकरण जो होता है इनमें sp3 प्रकार का ही संकरण होता है, चाहे डाइक्रोमेट हो चाहे क्रोमेट हो। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर बना करके बता देता हूँ। देखिए दोनों में 2 चार्ज आएगा, इसे कहेंगे डाइक्रोमेट, इसे कहेंगे क्रोमेट और इसे कहेंगे डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट है और ये क्रोमेट। देखिए डाइक्रोमेट में कैसे पता चल जाएगा आपको, Cr2 लेने हैं, आपको सीधा से ध्यान रखना है डाइक्रोमेट क्या करना है, आपको Cr2 लेना है और उसमें क्या करना है, क्रोमेट में सिर्फ क्या करना है, Cr लेना है। एक और संरचना में आपको बताऊंगा CrO5, ध्यान रखना CrO5 की संरचना बनेगी, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक पराक्साइड है, ध्यान रखना ये क्या है, ये पराक्साइड है। इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, संरचनाएं आपको लोगों को बनाकर परंतु कि 1 या 2 नंबर पे संरचनाएं पूछी जा सकती है, किस प्रकार से इनकी संरचनाएं बनती है। अब देखिए इसका ऑक्सीकरणांक निकालिए, 4 में 8 में 2 6 6 हो जाएगा, यहाँ 6 ऑक्सीकरणांक इसका, और ये 7 में 14 14 और ये भी 6 बचेगी, 6 ऑक्सीकरणांक, इनके लगभग ऑक्सीकरणांक समान है। लेकिन इनमें क्या है, एक Cr है और एक Cr है, एक ब्रिज बॉन्ड से OCr से बनाया है और दूसरा जो बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए इसके 6 आ रहे हैं ऑक्सीकरणांक, तो देख लीजिए किस प्रकार से होगा, वैसे ही होगा संरचना जैसे कि आपने मैग्नेट आयन की देखी थी। देख लीजिए मैग्नेट आयन की संरचना देखी थी, वैसा ही इसकी संरचना है। ये देख लीजिए उसकी संरचना जैसी ही संरचना ही है, यानी कि मैग्नेट आयन और क्रोमेट आयन दोनों की संरचना सेम। ध्यान रखना मैग्नेट और क्रोमेट आयन की संरचना सेम है, लेकिन ये क्रोमेट आयन ध्यान रखना प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, संकरण इनमें sp3 प्रकार का ही होता है, डायमैग्नेटिक प्रकृति का होता है। लेकिन क्रोमेट डाइक्रोमेट किस प्रकार से होगा, एक Cr यहाँ बनाओगे, एक और ऑक्सीजन लगाओगे, एक और Cr लगाओगे, ठीक है ना। अब आप 3 इधर लगा दीजिए, 3 इधर लगा दीजिए, हो गया काम बराबर, ये लगाया 2 और ये हो गया इधर इसका काम, ये इसका काम हो गया है इस प्रकार से। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 126 डिग्री का होता है, खास करके ध्यान रखना है। इसमें भी sp3 प्रकार का संकरण होता है, sp3 प्रकार का संकरण होता है, यहाँ पर भी sp3 प्रकार का संकरण होता है। ध्यान रखना दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हुए भी ये रंगीन होते हैं। ऐसा कारण क्या है, ऐसा कारण ये है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हुए भी ये रंगीन है, इसका कारण यह होता है CTS यानी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इसका रीजन होता है। आप लोगों को लिखना है आवेश स्थानांतरण के कारण क्या होता है, ये रंगीन दिखाई देते हैं, जबकि ये पट्टी चुंबकीय है। दूसरा इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके बावजूद भी ये ऐसा खेल कर रहे हैं। ऐसा खेल क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा खेल इसलिए कर रहे हैं इनके पास CTS है। CTS का मतलब है बहुत ही बड़ा योगदान है CTS का। CTS के कारण क्या होते हैं, ये गहरे रंग के दिखाई देते हैं, डार्क कलर के दिखाई देंगे, ध्यान रखना डार्क रंग के आपको दिखाई देते हैं, डार्क होते हैं। जैसे आपने देखा है कैमेराफोर कौन सा होता है, डार्क रंग का दिखाई देता है, बैंगनी रंग का होता है, वॉयलेट कलर का होता है, ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। खास करके आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। खास ये है आप लोगों के सामने मैंने आपकी आकृति बनानी है, इनको बता दी है। ये देखिए आकृति किस प्रकार से, आप जानते हो sp3 संकरण है तो आकृति कैसी हो सकती है, संभावना है चतुष्फलकीय होगी, और इसमें भी sp3 प्रकार का संकरण है, इसमें भी एक ब्रिज बॉन्ड है Cr का, और जिसके कारण ये क्या है sp3 प्रकार का संकरण ही है, 126 डिग्री एंगल है। और इसमें क्या होता है, ये दोनों जो होते हैं खास करके आपको ध्यान रखना है, क्या होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन लोगों में होती है। खास करके आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। इन चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ तक का आपका मेथड फिनिश होता है। ये होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के काम। अब चलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का आपको स्टार्टिंग थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एफ ब्लॉक को एक वीडियो में ही समाप्त करके उसका खेल खत्म कर देंगे। एफ ब्लॉक यहाँ खास करके ये चीज ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए, समीकरण कैसे संतुलित हो रही है वो ध्यान होना चाहिए, आपको मोटा मोटा इसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि क्या है आप लोग वहाँ कंफ्यूज ना हो। और कंफ्यूज नहीं होंगे तो हो सकता है कि आप अच्छे नंबरों से भी पास हो जाए, और अच्छे नंबर लाना इसमें बिल्कुल ही आसानी है। यस नेक्स्ट चलते हैं लेंथेनाइट यानी कि एफ ब्लॉक तक। एफ ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट दोनों आते हैं। ध्यान रखना लेंथेनाइट और एक्टिनाइट दोनों किसमें आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान रखना
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है आंतर संक्रमण श्रेणी तत्व। आंतर संक्रमण श्रेणी तत्व। एक्टिनाइड जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ध्यान रखना, इसी के नाम से पता चल रहा है ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें इस प्रकार की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन प्रोमेथियम जो है, प्रोमेथियम जो है, प्रोमेथियम जो है वो रेडियो एक्टिव का थोड़ा सा गुण दिखाता है। इसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है लैंथेनाइड में इस प्रकार के, खाली प्रोमेथियम जो है उसमें इस प्रकार की प्रॉपर्टीज होगी, बाकी नहीं होगी। और ये इनके ऑक्सीकरण अंक कम दर्शाते हैं, 3 और 4 के रूप में हो सकते हैं, ये 3 और 4 के रूप में हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीकरण अंक में भी हो सकते हैं, 6 ऑक्सीकरण 7 ऑक्सीकरण तक भी ये पाए जाते हैं एक्टिनाइड्स। ये इनके ऑक्सो अम्ल नहीं होते, ये मैं आपको इनके डिफरेंस बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये इनके ऑक्सो अम्ल के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ऑक्सो अम्ल के रूप में नहीं पाए जाते, जबकि ये क्या होंगे, इनके ऑक्सो अम्ल के रूप में पाए जाएंगे, ऑक्सो अम्ल के रूप में पाए जाएंगे, ऑक्सो अम्ल के रूप में पाए जाएंगे। इस प्रकार बार बार बोलते रहोगे तो हो सकता है आपको सब याद हो जाए, कंप्लीट याद हो जाए, पूरा काम फिनिश कर दो। ये देखिए, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, ये इनके ऑक्सो अम्ल के पास। ये देखिए, ये जो रिएक्टिव होते हैं थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, आप कह सकते हो कम क्षारीय होते हैं, ये कम क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय, कम लिखना भूल गया। और ये अधिक क्षारीय होते हैं, ध्यान रखना, ये अधिक क्षारीय होते हैं, ये अधिक क्षारीय होते हैं। कौन से एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो अधिक क्षारीय होते हैं, इनकी अपेक्षा थोड़े ज्यादा ही क्षारीय होंगे, इनकी अपेक्षा लैंथेनाइड की अपेक्षा थोड़े ज्यादा ही क्षारीय होते हैं, ये खास करके ध्यान रखना है। इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, ध्यान रखना है। एक और लिख दिया मैंने, अंतर लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पर, संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इसकी ध्यान रखना, संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। टेंडेंसी जो होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वो कम होती है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम। यहाँ पर संकुल बनाने की प्रवृत्ति ठीक ठाक होती है, हाँ ये संकुल बना सकते हैं, इनमें ये इतना गुण होता है। ये ध्यान रखना, ये अनुचुंबकीय होते हैं, ये भी अनुचुंबकीय होते हैं, लेकिन क्या है, इनके चुंबकीय गुणों को आसानी से नहीं समझाया जा सकता है, और इनको इनके चुंबकीय गुणों को समझाया जा सकता है। किनके चुंबकीय गुणों को नहीं समझाया जा सकता है, इनके चुंबकीय गुणों को आसानी से नहीं समझाया जा सकता है, चुंबकीय गुणों को आसानी से नहीं समझाया जा सकता, चुंबकीय गुणों को आसानी से नहीं समझाया जा सकता, आसानी से नहीं समझाया जा सकता। ध्यान रखना, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर स्टार्ट कर दिया, ये छठा अंतर हो गया है आपके सामने। देखिए, चुंबकीय गुणों को ये समझा सकता है, चुंबकीय गुणों में जो उनके गुण जो होंगे उनके बारे में ये बता सकता है लैंथेनाइड। लैंथेनाइड में इस प्रकार की टेंडेंसी पाई जाती है, खास करके ध्यान रखना है। ये त्रिधनात्मक आयन रंगहीन होते हैं, ध्यान रखना, ये त्रिधनात्मक आयन जो होंगे वो रंगहीन होंगे, ध्यान रखना, खास करके ये 3 धनात्मक आयन जो होते हैं, यानी कि 3 प्लस के चार्ज में जो चलता है 3 धनात्मक आयन बोलते हैं, ये रंगहीन होते हैं। लेकिन ये त्रिधनात्मक और चतुर्धनात्मक यानी कि 3 और 4 के रूप में क्या हो सकते हैं, रंगीन हो सकते हैं, ध्यान रखना, ये कलर वाले होते हैं। खास करके आपके सामने देख लीजिए, 6 7 8 अंतर लिख दिए हैं, अंतर ये अंतर है, आप ध्यान रखना। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में अंतर दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और इनके ऑक्सीकरण अंक जो होते हैं वो कम और ज्यादा होते हैं, ये ऑक्सीकरण अंक आपको खास करके याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हुए मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से क्या काम करेंगे। ये यहाँ पर था लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड एक एक एलिमेंट लेकर के आपको बता देते हैं किस प्रकार से इनके लैंथेनाइड में तत्व है। आपको पूछा जा सकता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में जो तत्व होते हैं वो कितने हो सकते हैं, उनके बारे में बताइए। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में जो ये तत्व होते हैं, ये 28 तत्व होते हैं, खास करके आपको ध्यान रखना है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में जो तत्व होंगे वो कितने होंगे, वो 28 तत्व होते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में तत्व जो होंगे 28 होंगे, लैंथेनाइड वाले में 14 तत्व होंगे और एक्टिनाइड में 14 तत्व होंगे। इस प्रकार से इन तत्वों को कैसे याद किया जाता है, इन तत्वों के नाम भी बता देता हूं मैं आपको किस प्रकार से याद किया जाता है, ताकि क्या है आपको इनके नाम याद हो जाए और आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, खास करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना आना चाहिए। खास है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में सबसे पहले जो है लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व लैंथेनाइड है। लैंथेनाइड के बाद आने वाले तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी में रखा जाता है, लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी में रखा जाता है, खास करके ध्यान रखना। लैंथेनम के बाद में आने वाले तत्व है सीरियम, प्रोजीडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम। प्रोमेथियम अभी बताया था आपको क्या है, ये रेडियो एक्टिव सिर्फ एक ही है, इसमें प्रोमेथियम ये वाला ध्यान रखना, ये ही रेडियो एक्टिव है, सिर्फ बाकी वाला क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है। सेलेनियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम। गैडोलियम तो खास ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खास करके ध्यान रखना। गैडोलियम में एक अपवाद है, इस प्रकार से
गैडोलियम का पूछा जाता है, खास करके गैडोलियम है, गैडोलियम का पूछा जाता है। गैडोलियम जो आता है वो आपके 64 नंबर पे आता है, 64 नंबर पे आता है, खास करके आपको ध्यान रखना है 64 नंबर पे गैडोलियम आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें खास करके ध्यान रखना 4f2 नहीं भरा जाएगा और 4f8 जो होता है वो नहीं भरा जाता है, बाकी सभी भरे जाते हैं। 1 2 3 1 2 नहीं भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा, 5 6 7 भरा जाएगा, 8 नहीं भरा जाएगा, 9 भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा, 11 12 13 14 इस प्रकार से भरे जाएंगे। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होते हैं आपको लोगों को बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन कौन से अपवाद है, जैसे 3D सीरीज में चले थे, आपको ध्यान है क्रोमियम और कॉपर अपवाद है, उसी प्रकार से नीचे चले थे अपन पैलेडियम को भी देखा था आपने, पैलेडियम प्लेटिनम जो भी था आपने देखा था 4D सीरीज। इसमें कॉपर के बाद एसी देखा था, एसी के बारे में भी आप लोगों ने देखा था। इस प्रकार से उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ भिन्नताएं देखने को मिली थी। और पैलेडियम प्लेटिनम जो भी था उसमें भी आपको विन्यास में भिन्नता देखने की मिली थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को खास करके आपको ध्यान रखना है किसके क्या जैसे क्या होता है, जो अपवाद होते हैं उनको पीछे जाते हैं, जो सीधे सीधे होते हैं कंपाउंड है नहीं पूछा जाता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। यस, चलते हैं लैंथेनाइट, लैंथेनाइट सीरीज, लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लैंथेनाइट कहा जाता है। जाना है ये 57 नंबर पे आता है, यहाँ से आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लैंथेनम लारा से प्यार, ध्यान रखना इसको याद करने का तरीका, लारा से प्यार, नंदा PNSN, यू गुड टीवी डाई हो, यू गुड टीवी डाई हो, अरे तुम अब लो, अरे तुम अब लो, इस प्रकार से ध्यान रखना, खास करके इस प्रकार से ये है, आपको इसका बारे में ध्यान रखना है। ये 57 नंबर से शुरू होगा, आगे तक काउंटिंग लिखती जाइए। यहाँ से शुरू हो जाते हैं लैंथेनाइट श्रेणी का, तो 59 58 59 60 1 2 3 4 और ये लास्ट है 72 71 72 जो भी है, ये 71 है या 72, आप लोग इनको काम करके देख लेना, हिसाब से तो मेरे 71 होना चाहिए। 71 72 जो भी है आप लोग देख लेना। यानी कि आपको ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक है, लागू तक ये लैंथेनाइट सीरीज चलती है, ध्यान रखना लागू तक लैंथेनाइट सीरीज चलती है, आपको ये ध्यान रखना लागू तक लैंथेनाइट सीरीज चलती है। ये आपको ध्यान है, अंतिम तत्व आपको पता चल गया है। ल्यूटेशियम है, ल्यूटेशियम 71 पर होता है, ठीक से ये 57 पे होता है, इसमें 14 जोड़ दीजिए, हो गया 71 आ गए हैं अपने, 71 ही होता है, ये इसका आपको ध्यान रखना है, खास करके 71 ही होगा, लागू तक चलता है। यानी कि ये लागू लिखा है आपके सामने, लैंथेनाइट सीरीज के तत्व हैं, इनको याद करने का तरीका देखिए। लारा से प्यार, लारा से प्यार, नंदा या नंदू, पीएम जानते हो प्राइम मिनिस्टर, सैम यानी SM, यू गुड टीवी एक रोग है उससे डाई यानी कि मर गए हैं, टीवी डाई हो, अरे तुम अब लो, इस प्रकार से ये पूरा आपको याद रह सकती है। ये पूरी लैंथेनाइट सीरीज है, इसे 4f ब्लॉक कहा जाता है, ध्यान रखना 4f ब्लॉक इसलिए कहा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में ज्यादा प्रवेश करना शुरू कर देता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, n-2f 1 to 40, n-1 d 1 to 0 0 to 1 1 to 0 नहीं 0 to 1, ठीक है, ns2 इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। दोनों के लिए यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। डी में कभी कभार इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और कभी कभार एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यूं नहीं कि आप 2 भर दो, 2 भरोगे गलत रहेगा, ध्यान रखना लैंथेनाइट में 2 नहीं होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यानी देखिए यहाँ 1 से शुरू किया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ लास्ट में 2 लेकर के आगे, इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये यूरोपियम है, खास करके आपको ध्यान रखना है, यूरोपियम है, ये लैंथेनम है, सीरियम है, प्रेसिडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, समेनियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, याद रखना ये टर्बियम है, ये टर्बियम है, ये टर्बियम है और ये इटरबियम है, ये वाला इटरबियम है, खास करके ध्यान रखना ये वाला इटरबियम है, इटरबियम खास करके ध्यान रखना, इन दोनों के नाम लिखिए, वो टर्बियम है, ये इटरबियम है। और बाकी डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इरिडियम,
थुलियम, इटरियम ये लिख दिया है, और ये लुटेशियम लास्ट वाला तत्व है, लुटेशियम है, आपके सामने ये लिख दिया। फर्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, 5d16s2। ध्यान रखना ये क्या होगा, जिनोन के बाद 5d16s, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते रहिए आप लोग, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। अब यहाँ से आकर के क्या होता है, एक में इलेक्ट्रॉन जाना प्रवेश कर देता है। ये कितने नंबर पे आता है, ये 54 नंबर पे आता है। जिनोन जो होता है वो 54 नंबर पे आता है। आपको ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं, और ये डी 54 एक 55 और 2 57 ये हो गए कंप्लीट काम इसका। यहाँ पर भी आप इसको भी ऐसे ही लिखोगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ध्यान रखना। 4f1 में इलेक्ट्रॉन जाना प्रवेश 5d1 और 6s2। देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा आया है। देखिए एन रखा है अपन ने 6 में से 2 गए, 4 बचे। यहाँ एन रखा है 6 में से 1 गया, 5 बचे, और यहाँ एन है 6। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। सीरियम से इलेक्ट्रॉन आना प्रवेश करना शुरू कर देता है। अब आप क्या करोगे, F2 नहीं भरोगे। ध्यान रखना क्या नहीं भरोगे, F2 नहीं भरोगे। कौन कौन से नहीं भरेंगे जो आपको लिख देता हूँ। 4f2 नहीं भरोगे, ध्यान रखना, और 4f8 नहीं भरोगे, ध्यान रखना। खास करके इन दोनों को याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। 4f2 नहीं भरेंगे, 4f8 नहीं भरेंगे, खास करके ध्यान रखना। यानी कि 7 भरेंगे, और इस प्रकार से बचे जाएंगे। यहाँ देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके 58 नंबर। देखिए 54, 55, 56 और 258, ये हो जाएगा 4f3 डायरेक्ट। आपके पास क्या हो जाएगा, 4f3 हो जाएगा। और यहाँ पर आप जान ही रहे हो आगे 6s2 का यूं आ जाएगा। ये देखिए 3 और 2 5 हो गए, यानी कि कितने हो गए, ये हो गए 5, और ये हो गए 58, ये 54 और 5 59 हो गए। ये बराबर हो गया। ये देखिए प्रोमेथियम का जो होगा वो कैसा होगा, 4f3 6s2 हो जाएगा, 4f3 6s2। नेक्स्ट वाले का क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा आपके सामने। आपको ऊपर वाला मिटा देता हूँ, क्योंकि ये सब गचड़ बचड़ हो जाएगा, गचड़ बचड़ में दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। और क्या होगा, सर ने बेवकूफ बना दिया यहाँ पर हमारे को, और ये गचड़ बचड़ इसको हटा देता हूँ, ताकि क्या है आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझने में सावधानी रह जाएगी। अब देखिए 4f3 हो गया है। अब यहाँ आप क्या लिख दोगे, 4f4 लिख दोगे, 4f4, और ये क्या हो गया 6s2 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया काम, अपने 60 तक हो गया। ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी तरीके से लिखते जाओगे आप। 5 4 5 5 6 7 इस तरीके से लिखते जाओगे। और फिर गैडोलिनियम पर आकर के, यहाँ गैडोलिनियम पर आकर के एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा, जो आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ मैं। ध्यान रखना कैसे स्पेशल बन जाएगा, कोई विशेष स्पेशल है नहीं। 4f7 कर दोगे, और फिर देखिए ये लास्ट में एक और आया था अपने पास 5d1 कर दोगे, और फिर ये देखिए लास्ट में एक और आया था आपके पास 6s2 कर दोगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, खास करके गैडोलिनियम का। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 4f7 5d1 6s2 हो जाएगा। अब ये देखिए ये खास करके ये रोड आता है, यहाँ पर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत भर देते हैं। देखिए अभी मैंने क्या लिखा था आपके सामने लिखा है 4f8 नहीं भरेंगे, यानी कि क्या भरेंगे, 4f9 भरेंगे, यानी कि यहाँ भर देंगे आप लोग 4f9। क्या भरोगे आप, 4f9 भरोगे, और फिर 6s2 भर दोगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे जिनोन इसके साथ फ्री है, ध्यान रखना, जिनोन इसके साथ फ्री है, इसलिए से बारी बारी से आपको लिखना है इसको कि किस प्रकार से इसका ये तरीका बता रहे हैं आपको, जो ध्यान रखना है। खास करके गैडोलिनियम जो आता है वो 64 नंबर पे आता है। पूछा जा सकता है गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लीजिए, या गैडोलिनियम का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में। तो ये 4f7 5d1 6s2, यानी कि लंबा चौड़ा जिसका लिखा हुआ है वो है। और ध्यान रखना एक दूसरा तरीका भी ये होता है, अगर आपके सामने 522 लिखा हुआ है तो वैसे उसे क्रॉस मार दीजिए, क्योंकि डी में 2 इलेक्ट्रॉन किसी के भी नहीं जाते हैं। खास करके आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। 4f9 हो गया, और 4f9 के बाद ये देखिए 6s2 बन गया। अब इनको क्रम वाइज भरते रहेंगे। आपको बता दिया है यहाँ पर खास करके ये चीज ध्यान रखना है, 4f8 नहीं भरा जाता है, बाकी आपके सब भरोगे। यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 13 14 जो भी आ रहा है वो उस तरीके से हो जाएगा। और देखिए अब आपका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था आप वैसे ही भर दोगे, जैसे ये बना हुआ है यहाँ वैसा का वैसा इसे भर दोगे, ये भी इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अर्धपरित कक्षक है, अर्धपरित कक्षक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर फुली फील्ड ऑर्बिटल आप लोग भर दोगे। इस प्रकार से इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा 4f14 5d1 6s2, 4f14
5d1 6s2 किसका लास्ट वाले का, लास्ट वाला कौन, ल्यूकेशियम। और इसका क्या हो जाएगा, इसका यही हो जाएगा 4f14, ध्यान रखना इसका कैसे बनेंगे 4f14 6s2, ध्यान रखना इसका बनेंगे इटरबियम का क्या बनेंगे 4f14 6s2, ध्यान रखना। उससे ऊपर 4f13 6s2, बाकी सब 6s2 चल रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए d1 यहाँ पर एक और आया है, यहाँ एक d1 और आया है। इसे अच्छी तरीके से रट गोल करके आप पी सकते हो कि 2 जने ही d1 है, और ये एक और ये शुरू वाला आया है जरूर था आपके पास सीरियम वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 1 2 और 3 जने हैं, 3 जनों को ध्यान रख लीजिए। डी में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे और 9 से शुरू हो जाएंगे कार्यक्रम, और 7 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 7 से कार्यक्रम शुरू होते ही अपन इस प्रकार से काम करेंगे, d1 और s2 में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, d2 नहीं होता है, खास करके ध्यान रखना d2 कभी नहीं होगा इनमें। ये आपको आज सिखाया है लेंथेनाइट, ये लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व है। इन लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। रासायनिक गुण, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों होते हैं, उन दोनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। इससे पहले आपको लेंथेनाइट संकुचन एक बार पुनः रिपीट करके बता देता हूं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है देखिए, पहले बता चुका हूं मैं लास्ट वाले वीडियो में आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आप लोग जान चुके हो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में बैठ चुका है ये चीज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब आप लोग उस चीज को जानते हो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। सिंपल सा काम होता है, क्या होता है लेंथेनाइट से वह परमाणु क्रमांक बढ़ने से, लेंथेनाइट से ल्यूटेशियम परमाणु क्रमांक जो बढ़ते हैं लेंथेनाइट से ल्यूटेशियम तक क्या होता है, परमाणु आयनिक त्रिज्या में क्या होता है लगातार कमी होती जाती है, इसे लेंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। ध्यान रखना लेंथेनाइट से ल्यूटेशियम तक क्या होगा, उसकी परमाणु त्रिज्या में कमी होती जाएगी। ध्यान रखना किसमें होती है कमी, परमाणु त्रिज्या में, एटॉमिक रेडियस में कमी होती जाती है। ये खास करके ध्यान रखना है, एटॉमिक रेडियस में कमी होती जाती है, ये खास करके ध्यान रखना है। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है 4f में इलेक्ट्रॉन जाना प्रवेश कर देते हैं, 4f में इलेक्ट्रॉन जाना क्या हो जाएंगे प्रवेश कर जाते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, खास करके ध्यान रखना है 4f में इलेक्ट्रॉन जाना प्रवेश कर देते हैं। डी इलेक्ट्रॉन आपको बताया था नाभिकीय आवेश, और एक और क्या बताया था सिलिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, इन दोनों के बारे में बताया था। इन्हीं के कारण से ऐसा होता है, नाभिकीय आवेश जो होता है वो कमी लाता है, लेकिन परिरक्षण प्रभाव उनको रोकने का प्रयास करता है। लेकिन क्या होता है परिरक्षण प्रभाव का मान कम होता है और नाभिकीय आवेश थोड़ा प्रबल होता है, जिसके कारण क्या होता है नाभिकीय आवेश जो अंदर नाभिक उपस्थित है, ये नाभिकीय आवेश देखिए, ये नाभिकीय आवेश से ध्यान रखना, ये नाभिकीय आवेश इसका अट्रैक्ट जो होगा इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रबल ताकत होगी इसके पास, इसे नाभिकीय आवेश कहा जाएगा। ध्यान रखना, और परिरक्षण प्रभाव जो होगा यहाँ पर एक सिलिंग इफेक्ट काम करेगा, क्या कहेंगे इसको शील्ड का मतलब होता है इसको रक्षा करना इसकी रक्षा करता है, इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है, परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। ये इससे रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका जो प्रयास होता है वो असफल हो जाता है, बेचारा इतना काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ये प्रबल रूप से अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करते हैं। और यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच भी प्रतिकर्षण होने के कारण ये भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, इसके कारण इस प्रकार से ये काम होते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के मान में, इनके परमाणु त्रिज्या के मान में लगातार कमी होती जाती है, इसी कारण से इसका ये है, इसी प्रकार से इसका मान है, खास करके ध्यान रखना है। अब आपको इसके बारे में बता देते हैं किस प्रकार के इनके क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके मैं बता देता हूँ। लेंथेनाइट के श्रेणी का ऐसा तत्व बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था बताइए ये लेंथेनाइट श्रेणी का ऐसा तत्व बताइए, श्रेणी का ऐसा तत्व बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है। ध्यान रखना खास करके लेंथेनाइट श्रेणी का ऐसा तत्व बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है। लेंथेनाइट श्रेणी का ऐसा तत्व कौन सा है जो +4 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, ध्यान रखना वो 58 नंबर का तत्व है, उसे कहा जाता है सीरियम। खास करके ध्यान रखना है 58 नंबर का तत्व है, उसे सीरियम कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं बना देता हूं, देखिए एक्टिनाइट श्रेणी का ऐसा कौन सा तत्व है, यस एक्टिनाइट श्रेणी का ऐसा कौन सा तत्व है, श्रेणी का ऐसा कौन सा तत्व है जो +4 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो +4 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, +4 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है, वो है आपके सामने थोरियम। क्या है वो थोरियम,
थोरियम जो है वो आपके +4 ऑक्सीकरण अंक दर्शाएगा। देखिए यहाँ तक का ये टॉपिक अपने फिनिश होता है। एक्टिनाइट थोड़ा सा बाकी है, लेंथेनाइट थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके बाकी है और थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी है, किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, एक और इनके ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर के आपके बता दूंगा किस प्रकार से इनके होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। लास्ट में आपके रिवीजन के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाने चाहिए ताकि क्या है आप लोगों को फायदा हो सके। एक्टिनाइट का ऐसा तत्व वो ध्यान रखना, थोरियम है उसे TH से लिखा जाता है, थोरियम कहा जाता है, और यहाँ पर ये भाई साहब सीरियम है, ध्यान रखना सीरियम, ये +4 ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। इनमें से क्या है, एक ऑक्सीकरण अंक पूछे जाते हैं, दूसरा इनके जो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खास करके एक तो गैडोलीनियम का, एक लास्ट वाले ल्यूटेशियम का, एक फर्स्ट वाले सीनियम का, इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है। एक्टिनाइट में भी इसी प्रकार से पूछे गए जिनके बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर करके बता देंगे। लेंथेनाइट के लिए आपको आज का ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है और नेक्स्ट क्लास में आपको लेंथेनाइट के जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बाकी रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बाकी रहे हैं, उनको लेकर के आएंगे और नया एक्टिनाइट और जो भी है ये टॉपिक यहाँ एक वीडियो में और इसे फिनिश करके समाप्त करेंगे। उसी के साथ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देंगे और लास्ट दिन आपको थोड़े से अगर कोई शेष रह जाता है चैप्टर तो आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा हल्का सा रिविजन करके आप लोगों को बता देंगे। धन्यवाद।